नफ़रत का जवाब अगर हम नफ़रत से देंगे तो नफ़रत ही और गहरा हो। मैं तो अब मुँह खोलता हूँ किसी चीज़ पे भी तो खूब सारे नफ़रत आ जाते हैं। नमस्कार, हिमाल समसामयिकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग भारतका चर्चित लेखक, सामाजिक चिन्तक, मानव अधिकारवादी अगुवा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी अहिलेको जल्दो-बल्दो विषयमा रहेर र भर्खरै भारतको दिल्लीमा विशेष गरी जन्तर मन्तरमा युवाहरूको जुन आन्दोलन भयो त्यो सँगसँगै रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हर्षमन्दरजी हुनुहुन्छ यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत है सर आपका हिमाल खबर में। शुक्रिया। सर वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर जो अभी ख़ास करके दिल्ली में जो युवा लोगों का आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, सीजेपी और आयशा और जो वांगचुक जी का स्ट्राइक वगैरह सब जो हुआ, इसमें नया पुस्ता के लोग जो है दिखाई दिए। जिस तरह से अक्सर आंदोलन में किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, खिलाड़ी लोगों का हुआ, और ये नए पीढ़ी जो अभी साउथ एशिया में भी चल रहा है, बांग्लादेश में इससे पहले हुआ, उससे पहले श्रीलंका में, फिर नेपाल में नए पीढ़ी के लोग आए। तो ये पूरा ओवरऑल जो प्रोटेस्ट है, शिक्षा मंत्री का जो राजीनामा है, तो ये सारे सिनारियों को जो है, पूरे क्वेश्चंस को हम नेपाल से जो है कैसे देख सकते हैं? देखिए, दक्षिण एशिया के चारों देशों की बात जहाँ की, मुद्दा बहुत स्पेसिफिक था। नेपाल में तो और भी सीमित था, इंटरनेट का शटडाउन, बांग्लादेश में कोटा का सवाल था, यहाँ पे शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़ा की बात हुई क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे। लेकिन इन मुद्दों में एक अचानक इस तरह का जन सैलाब, और आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली तक सीमित नहीं थी ना जी। देश के हर कोने में नौजवान बाहर निकले जी। और कोई एक लीडरलेस क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स के तौर पे वो निकला। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि नौजवान पीढ़ी, एक तो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, हर चौथा इंसान जी इस इलाके में रहता है पूरी दुनिया में, और नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है पूरी दुनिया में। हर दूसरा इंसान हमारे देशों में 25 साल से कम उम्र के हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी एक तरह से जब उनको मौका मिल रहा है, वो कुछ सरकार को और अपने आगे की पीढ़ी के लोगों को कुछ वो बोलना चाह रहे हैं, और वो क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है। निश्चित तौर पे जो पेपर लीक वगैरह का जो सवाल था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसे वक्त में जब सरकारी नौकरी ही एक उम्मीद है, जी। या फिर जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, थोड़े से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो आप करोड़ों रुपए देंगे तभी आप जा पाएंगे। जहाँ पे एक सामान्य बैकग्राउंड के नौजवान अगर कोई उम्मीद रख सकते हैं, यही जगह थे। अब पिछले 10 सालों में कहते हैं हर महीने लगभग एक पेपर लीक हुआ दिल्ली में। तो पेपर लीक का क्या मतलब है कि आपने ट्यूशन में कई साल लगा के आपने तैयारी की, आपकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, और फिर जाके वो लीक हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इसमें जो खर्चा बस अप्लाई करने में इसमें जितना है वो पूरे शिक्षा बजट से ज़्यादा है। जी। पूरे देश की शिक्षा बजट जो सरकार कम करती जा रही है, लगभग 1 लाख सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। तो नौजवान देख रहे हैं कि हमारे जो एलीट क्लास है, मंत्री हैं, अफसर हैं, वो तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी की इतनी बदहाली हो गई है, सरकारी स्कूलों की बदहाली है, और जो थोड़े बहुत नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं। तो जहाँ हमें नौकरी मिल सकती है वहाँ पे आपने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, पेपर लीक कराते रहे। तो एक बहुत बड़ा असंतोष तो था,
लेकिन यहाँ तक भी अगर सीमित होता तो इतना जन सैलाब शायद सड़कों पे नहीं आता। मुझे लगता है कि नौजवान कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा हमारे सामने। हमारा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। ना हमारी शिक्षा ठीक से हुई है, ना हमारी किसी जॉब के लिए ट्रेनिंग ठीक से हुई है, ना नौकरियां हैं, और जहाँ सरकारी नौकरी की थोड़ी बहुत हैं वो भी भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। तो हम अपने सरकार से अपने आगे की पीढ़ियों को कहते हैं कि हमारा भविष्य तो कुछ सोचिए। मुझे लगता है कि इन हमारे चारों देशों में जो नौजवान निकले, अंत में दे वर आस्किंग अबाउट देयर फ्यूचर। वो कह रहे थे हमारा फ्यूचर को सुरक्षित करिए। और साथ में मुझे लगता है कि और चीज़ें भी जुड़ते गई। जी। जो भ्रष्टाचार एक बड़ा सवाल है। सरकार एक अनकेयरिंग सरकार, उस सरकार को हमारी चिंता नहीं है, ये दिख रही है। एक डर का, खौफ का जो माहौल इन सभी देशों में है। आप विरोध नहीं कर सकते। आप विरोध करें तो आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या धाराएं लगाएंगे, जेल में बंद किए जाएंगे। ये डर का भी माहौल है। तो इस सब के खिलाफ मेरे ख्याल में हमारे नौजवान निकले हैं। उनको एक मौका मिला है, एक दरवाज़ा खुला है। लेकिन अब हिंदुस्तान में के हर शहरों में निकल रहे हैं। अब ये कोई सीजेपी प्रोटेस्ट तक तो रहा नहीं। ये एक खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नौजवान निकल रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ इस आंदोलन का ये रहा, 5 दिन बस 5 दिन में, कभी कभी इतिहास, एक लंबे इतिहास, 5 दिन में एक देश की दिशा कहीं मुड़ जाती है। जो सबसे बड़ा फर्क आया है वो है डर का जो माहौल था, डर टूट गया है। मतलब जुलाई 20 जब ये मार्च हुआ, उससे पहले ये कल्पना करना भी मुश्किल था भारत में कि कई सौ नौजवान मतलब सामने आके मोदी जी को तंज कर रहे हैं, उनके ऊपर, उन पर मजाक कर रहे हैं, उनको कहीं कहीं गाली तक दे रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये संभव नहीं था। अपना चेहरा दिखा के, अपना नाम बता के आप बार बार ये कर रहे हैं। कहीं मजाक भी कर रहे हैं, कहीं कुछ और भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक ये आइडिया था कि मोदी जी का कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता, वो टूट गया है। जी। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही है। लेकिन मोदी जी के 12 सालों में एक तरफ डर का माहौल था, लेकिन एक दूसरी तरफ नफरत का भी माहौल था। जी। और ऐसा नहीं कि नौजवान पहली बार सड़कों पे निकले हैं इन 12 सालों में। वो निकले थे 2019 में भी, जब ऐसा नागरिकता कानून बना जहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग नियम और बाकी सब के लिए अलग नियम। और उसको लेके जब नौजवान सामने आए थे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस बेरहमी से सरकार ने उनको कुचला और उनके लोगों को मतलब बहुत जुल्म है। लाइब्रेरी के अंदर नौजवानों को पीट के मारा गया और जेलों में भरा गया। 6 साल निकल गए हैं, आज भी उनके कहते हैं मतलब उनके ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है। जेलों में आज भी शर्जील इमाम उमर खालिद हैं और बाकी लोग भी 5-5 साल गुजार के आए हैं। क्या हुआ कि इस बार भी लग रहा था कि उसी दिशा में जाएंगे, लेकिन रुक गई सरकार। जी। क्योंकि अगर इसको उसी तरह से करते, पूरे फोर्सेस को ला रहे थे, दिल्ली में दिख भी रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में फोर्सेस को ला रहे थे, लेकिन पूरे देश में फैल गया, रातों रात फैल गया। अब कहाँ पूरे फौज निकालेंगे, कैसे इसको दबाएंगे?
तो और लोग बच्चे भी किस तरह से लड़कियां पुलिस वालों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं अंकल जी कब आप अगली बार पीटेंगे, हमें बता दीजिए कि मैं पिछली बार हमारे चप्पल खो गए थे, इस बार हम जूते पहन लेंगे। या कोई और लड़का जाता है कहता है अंकल जी आपने टीयर गैस नहीं इस्तेमाल किया, मैं भी उसका जी। मतलब अनुभव करना चाहता हूँ। और कहीं पटना में पटना में वाटर तो कैनन वो कह रहे हैं रेन डांस कर लिए। मतलब जी, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जहाँ इतना डर था वहाँ तो आपने तोड़ दिया, लेकिन क्या नफरत खत्म हुई है, जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी ने एक्चुअली एक एक मतलब दो स्लोगन, दो पोस्ट जिससे मेरे दिल को बहुत दुख लगा। एक क्योंकि जो नौजवान आयशा के लेफ्ट स्टूडेंट्स थे वो भी फास्ट पे थे, लोगों ने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं उनके बारे में लिख रहा था, पुटअप कर रहा था। एक लड़के का नाम लग रहा था कि वो मुसलमान है, आमीन नाम है, वैसे वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो समझ के किसी ने बहुत बहुत मतलब सुंदर दर्दनाक तरीके से कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आमीन मेरे छोटे भाई मत कर मत कर, बाकी सब बच निकल पाएंगे, तेरी जी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बहुत बड़ा ये सब देश भर में नौजवान बता रहे थे, मुसलमान नौजवान, कि हम शामिल होना चाह रहे थे पर डर रहे थे हमारे ऊपर क्या क्या होगा इस दौरान। और एक और इससे भी मतलब पीड़ादायक एक एक पोस्ट आया जहाँ पे किसी ने लिखा है याद रखिए, भूलिए नहीं, आपके माँ बाप मुसलमानों से ज़्यादा नफरत करते हैं, आपसे प्यार कम करते हैं, याद रखिए। कहने का मतलब ये था कि आप जानते हैं कि ये सरकार आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही, फिर भी आप उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप मुसलमानों से इतना नफरत कर रहे हैं। ये भी बहुत बहुत बड़ा अंग्रेजी में योर पेरेंट्स हेटेड मुस्लिम मोर देन दे लव्ड यू। मतलब मुझे लगता है कि इस पूरे दौर पे एक ऐसा सवाल मतलब सवाली निशान उन्होंने उठाया। और एक लड़का खड़ा हुआ था एक्चुअली, उन्होंने कहा, क्योंकि कहते हैं पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान जाओ, वो खड़े होके इस सब के बीच में उसने कहा मैं पाकिस्तान क्यों जाऊं, ये मेरा देश है, मैं यहीं रहूँगा और मैं अपने देश से इतना प्यार करता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा देश टूटा हुआ है, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा और अपने देश को फिर से जोड़ने की कोशिश में जी, लगूंगा। मतलब बेहद खूबसूरत तरीके से वो अपनी बात रख रहा था लड़का। मैं आज सुबह एक लेख लिखा हूँ स्क्रोल में, उसी जी, बच्चे के बाद से मैं ख़त्म करता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे पहले देश के मुसलमान नौजवान जब खड़े हुए थे, अपने आप को इतना अकेला महसूस किया, एक बार फिर ये लड़का अकेला नहीं रह जाए, ये सवाल भी है। तो कहने का मतलब ये है कि नफ़रत, डर का जो माहौल है उसमें मुझे लगता है कि ज़रूर दरार आया और कभी भी उस तरह का डर शायद नहीं बना पाएंगे। लेकिन और मतलब मोदी जी के बारे में मजाक करना, एक्चुअली वो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर मेलेनी को उन्होंने उनको चॉकलेट मेलेरी जो दिया था। चॉकलेट दिया, जगह जगह लड़के बच्चे अपना मेलेरी चॉकलेट मुंह में लगा के फोटो ले रहे थे। मतलब उस तरह का जब इतना कुछ वो कर पाए, अब वो नहीं रहे, जो एक हवा था वो तो टूट गया। लेकिन क्या जब वो घर वापस लौटेंगे वो तब भी याद करेंगे जो उन्होंने कहा कि आपके माँ बाप क्या आपसे कम प्यार करते थे, मुसलमान से ज़्यादा नफरत करते थे? जब मुसलमान पे जुल्म हो रहा है क्या वो फिर से चुप रहेंगे? ये सवाल अब वक्त बताएगा। जी। सर यहाँ मतलब ओवरऑल जो जेन ज़ी हैं, जैसे इंडिया में भी जिस तरह से वो प्ले कार्ड वगैरह ला रहे थे, हम्म, आप बच्चों के साथ, युवाओं के साथ भी काम कर रहे हैं। मैं जितना ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ उसमें ये है कि मतलब ह्यूमन राइट
डिग्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अभी का जेन ज़ी वो पढ़ रहा होता है सिलेबस में, लेकिन उसका लाइफ में जो है वो नहीं महसूस उसका कर रहा। सराउंडिंग में वो चीज़ महसूस नहीं कर पा रहा होता। उसके कुछ मूल्य मान्यता हैं, रूल्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो बाप दादा से आई हुई हैं। तो बहुत ही मतलब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ये जेन ज़ी वो इस चीज़ को। वो महसूस कर रहे हैं जी, तो ये जो दूरी है, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सही बात ये है कि हमने संविधान में, अपने संविधान में इंसान की आज़ादी की लड़ाई में ये सब बातें कहीं, हकों की, जी, बराबरी की, मज़हब की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी, और सरकार की जिम्मेदारियां नागरिक के प्रति, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। इसमें मैं जब इनके उम्र का था, बहुत उम्मीदें थी, देश में उम्मीद थी कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर का प्यार के साथ रहेंगे, जहाँ गरीब अमीर का फासला कम किया जाएगा, सबके लिए बेहतर जी, शिक्षा, स्वास्थ्य होगा। वो सारे सपने बिल्कुल टूट के बिखर गए हैं। उसके विकल्प में आपको नफरत का नशीला जहर दिया जा रहा है और आप उसमें झूम रहे हैं। जी, तो उस नशे से बाहर निकलना नौजवान, मुझे लगता है, महसूस तो कर रहे हैं। निकल पाएंगे कि नहीं, वो देखा जाएगा। आपके देश में, नेपाल में, वो प्रक्रिया शुरू हुई है। जी, हम बात कर रहे हैं कल रात को जिस तरह का, मतलब मस्जिद के सामने नाच करना और मतलब इस तरह के की बातें करना जो अपमानजनक हैं, और फिर हिंसा होना, फिर ये सब बिल्कुल एक प्लेलिस्ट है। ये हर जगह हो रहे हैं, रामनवमी के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। आपके यहाँ आरएसएस भी बहुत मेहनत कर रही है, वहीं ले जाने की कोशिश कर रही है। नेपाल के नागरिकों को मैं बस चेतावनी देना चाहता हूँ बहुत प्यार के साथ कि ये जहर ऐसा है, आत्मा में घुस जाती है और वो स्थिति आती है कि ये नफरत इतना ज़रूरी है कि आपके बच्चों की ज़िंदगी भी नहीं बन रही, फिर भी आप उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे। उस रास्ते में नहीं जाएं। सर ये जो अभी नया पुस्ता में जो देखा जा रहा है, अभी आपने मज़हब की भी बातें की, ख़ास करके नए पुस्ते जो हैं, उसमें पहले ये माना जाता था कि औरतें जो हैं ज़्यादा मजहबी होती थीं, रीति रिवाज को ज़्यादा मानती थीं, लेकिन अभी जो है मेल जो है ज़्यादा मजहबी होते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो है हमारी जो सामाजिक मूल्य मान्यता है, ये क्या परिवर्तन लाएगा? देखिए, एक पहली बार तो आपने महिलाओं की बात की, जी, बहुत खूबसूरत मैंने इस आंदोलन में भी देखा। और जो नागरिकता का जो कानून था, महिलाएं सामने आई। कई जगह हमने देखा कि लड़कियों को बचा रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा जगह लड़कियां लड़कों को बचा रहे जी, थे। ये बहुत अहम मतलब एक बदलाव में हम देख रहे हैं। लड़कियों को और लड़कियां, महिलाएं मतलब जिस तरह से उभर के आई हैं, वो देश समाज के नेतृत्व करने की, रहनुमाई करने की हालत में आ गई हैं। जी। लेकिन दूसरी बात जो आपने क्या कहा, फिर से दोहराएं। ज़्यादा मजहबी जो है यानी अभी देखिए, पुरुष होते मजहब, जा रहे हैं। नहीं, मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं सारी परेशानी ये नफरत की मज़हब के कारण से है। ये बिल्कुल सही नहीं है। जी, मज़हब नहीं सिखाता नफरत। वो इकबाल ने लिखा, मज़हब नहीं सिखाता आपस आपस में में बैर बैर रखना। रखना। ये बिल्कुल सही है। जी, हमारे देश इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में अगर मुझे दो लोगों को चुनना हो जिन्होंने मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार थे और एक ने जान दी दूसरे मज़हब के लोगों को बचाने के लिए, एक
का नाम है महात्मा गांधी, एक है मौलाना आज़ाद। महात्मा गांधी बहुत मतलब गहराई से हिंदू धर्म को मानते थे, उसका पालन करते, रोज़ प्रार्थना करते थे। और मौलाना आज़ाद तो मौलाना थे। दो लोग जिन्होंने मज़हब के नाम पे देश के लिए मतलब हिंसा और सब कुछ माना। सावरकर ने खुद घोषित किया कि वो नास्तिक हैं और जिन्हा मतलब मज़हब को, अपने इस्लाम मज़हब को कभी मानते ही नहीं थे। जी। तो जो मज़हब को मानते थे उन्होंने कभी नफ़रत नहीं फैलाया, और जो मज़हब को नहीं मानते थे उन्होंने तो नफ़रत मज़हब के नाम पे फैलाया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए। शिकायत अब लड़के मज़हब पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उनको तय करने दीजिए, लेकिन कोई कहता है कि इंडिया में कि आरएसएस हिंदू धर्म को बचा रहा है, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त हैं जो अपने धर्म को बहुत मानते हैं। आप हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं इस लड़ाई में? वो कोई कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाना है। जी। तो और इस्लाम भी नफ़रत बिल्कुल नहीं सिखाता। तो जो लोग इस्लाम के नाम पे देश के कुछ जगहों में नफ़रत फैला रहे हैं वो भी इस्लाम को नहीं। अब इज़राइल में जो हम देख रहे हैं, जो यहूदी धर्म कहाँ सिखाता है कि ये करें, पर यहूदी धर्म के नाम पे जो एक नया नरसंहार उन्होंने जो शुरू किया है, इसलिए और बौद्ध धर्म जो सबसे अहिंसक धर्म है, उसके नाम पे देखिए किस तरह की हिंसा रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, वो कहते हैं कि मैं तो क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक हूँ। जी। क्या क्रिश्चियन धर्म ये सिखाता है? तो इसलिए बस ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई हमारी धर्म से नहीं होनी चाहिए। कोई मान रहा है नहीं मान रहा उसको छोड़ दें, उनका फैसला है। हम नहीं मानते, वो माने। उनसे कोई खतरा नहीं है समाज। खतरा वो है जो मज़हब का इस्तेमाल नफ़रत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर, नेपाल में जो आंदोलन हुआ उस टाइम में मतलब नेपो बेबी कह के एक ट्रेंड आया। अभी बहुत सारे लेखकों का जो है देखा जाए या एक ऐसे ऑब्जर्व किया जाए तो जिनके पास इनहेरिटोक्रेसी है, विरासत में जो संपत्ति मिली हुई है, आने वाले दिनों में जो है उनके पास अवसर हैं, उनके पास सामाजिक जो उनके पास जो पूंजी है उसका वो उपयोग करके अपने लाइफ जो है अच्छा चला ले जाएंगे। अनुमान ये किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह से अनुमान कर रहे हैं। जिनके पास विरासत में कुछ नहीं है, उनके पास नेटवर्किंग नहीं है, उनके पास अवसर नहीं है, सामाजिक पूंजी नहीं है, तो ये जो असमान अवस्था जो पैदा हो रही है नए पुस्ता के साथ, नई पीढ़ी के साथ, इसको जो है राज्य जो है किस तरह से अपनी जिम्मेदारी कहाँ पे निभाए? नहीं, बहुत अहम सवाल आपके हैं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को जब आपने चरमरा दिया, जब सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ इतने बेकार आपने कर लिए, शिक्षा एकमात्र रास्ता था उस नौजवान का जो मतलब उस विरासत जिनके पीछे नहीं थी, जिनके पास प्रिविलेज नहीं थी, वही तो एक रास्ता था कि वो आगे बढ़े। शिक्षा व्यवस्था हम लोग इतना मजबूत अगर करते जहाँ पे गरीब से गरीब नौजवान भी अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, अपनी दिमाग के तौर पे वो आगे बढ़ सके, अगर वो होता तो उसको एक ही चांस था कि वो आगे निकल पाए। वो आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स को इस तरह का बढ़ावा दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इंडिया में अब 48% MBBS के जो सीट्स हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप जाके देखें, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी किस्म का भवन कहीं बीच में पड़ा हुआ है, ना वहाँ मरीज़ हैं, ना कोई व्यवस्था है, और 1 करोड़ रुपए फीस वो चार्ज कर रहे हैं। अब कौन उसमें जा सकता है? वो तो नहीं जा सकता जहाँ जो साधारण घर का हो। वो जाके
थोड़े से जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज उसमें देता है, उसमें पेपर लीक हो जाता है। तो जी। वो क्या एहसास कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। तो और दूसरी बात जो मैं बहुत मजबूती से कहना चाह रहा हूँ कि ये हमें कहा गया 30 साल पहले, जब नवोदारवाद या न्यू लिबरल इकोनॉमी की बात थी, कि ठीक है कुछ लोगों के हाथों में खूब पैसा आएगा, आपको क्या तकलीफ है, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, रोज़गार बढ़ेगा, जी। सबको बढ़िया रोज़गार मिलेंगे। आपको सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की क्या ज़रूरत है, आपके पास इतना पैसा होगा, आप अच्छे से अच्छा स्कूल, हॉस्पिटल में आप खरीद के पहुंच पाएंगे, ये हमें कहा गया। अब 30 साल बाद आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। नौकरियां तो कुछ लोगों के हाथों में तो इतना धन है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और नौकरियां तो आ ही नहीं रही हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरियां हैं वो भी जिसको डिसेंट वर्क कहा जाता है, मतलब ऐसा रोज़गार जहाँ पे बहुत सम्मान के साथ एक सही तरीके से आपका नियुक्ति हो, आपका आपकी सिक्योरिटी हो, आपका सोशल सिक्योरिटी हो, आपका पेंशन हो, आप बीमार पड़ें, इस तरह का कहाँ रोज़गार लोगों को मिल रहा है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट सेवा में कुछ मिल जाए नहीं मिल जाए, उसमें भी आपकी बहुत आपके नेपाल के नौजवान क्यों दुनिया के हर कोने में जाके किस तरह की मेहनत करते हैं, रेमिटेंसेस भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जी। संभावना नहीं है। तो इस स्थिति में नौजवान, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस इतने बड़े समूह नौजवानों की, इतना दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है मैं मानता हूँ, क्योंकि नौजवान, जहाँ नौजवान है वहाँ उम्मीद है। सबसे ज़्यादा उम्मीद का ये इलाका होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मायूसी का इलाका ये बन गया है, जी। क्योंकि सरकार इन नौजवानों के भविष्य के लिए कुछ कर नहीं रहा है। सर ये मतलब जेन ज़ी मतलब और नए और, पुस्ता और जी। सॉरी, एक जी, चीज़ और जी। कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भाजपा, जो बीजेपी के जो मंत्री हैं, किसी ने देखा है कि लगभग हर मंत्री के बच्चे विदेश में पढ़ रहे जी। हैं। IAS अधिकारी के सारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो आपके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ेंगे, हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में और पता नहीं कहाँ। हमारे बच्चे दंगाई बनेंगे। हम्म, हम्म, क्या ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जी, सही है? जी। सर सोशल मीडिया से अभी का जो नया पुस्ता है, वो सोशल मीडिया से इंस्पिरेशन हासिल करता है, इंस्पायर्ड होता है और इंस्टेंट उसको रिज़ल्ट भी चाहिए होता है। वो जो है ट्रैवलिंग करके, हाइकिंग करके है ना, लोग जाते हैं वहाँ ऊपर पहाड़ से जो सेल्फ़ी खींचते हैं, तो वो सेल्फ़ी सिर्फ़ देखता है, लेकिन वो उसका जो प्रोसेस है, रास्ता है, उसकी जो तैयारी है, वो वो चीज़ नहीं नहीं देख देख रहा पाते। होता है। आप जो है IAS अधिकारी रह चुके हैं, प्रशासनिक चीज़ों को आप समझते हैं, तो ये जो सरकार की जो सप्लाई है, गवर्नेंस की तरफ से जो सप्लाई होनी चाहिए, उसमें ये नया पुस्ता बहुत जल्दी जो है उसको रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो ये सारा प्रक्रिया जो है नए पुस्ता के सामने राज्य की तरफ से को कैसे समझाया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नहीं, जो नया जनरेशन मांग रही है, जी। ये सही है कि उसमें वक्त लगता है, जी। लेकिन उस दिशा में आप चल भी रहे हैं। मैं आपने एक कदम भी लिया है, जी। उसका कोई संकेत नहीं है। मैं नहीं मानता कि नौजवान जिस संख्या में इंडिया की सड़कों में आए, अगर उनको लग रहा होता है कि सचमुच सरकार अब देखा इतनी कोशिश कर रही है, वक्त लगता है, जी। यूनिवर्सिटीज़ को वो सुधार रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था ऐसे बना रहे हैं जहाँ पे नौकरी, अगर ठीक है उसको कामयाब होने में वक्त लगता है, लेकिन उस दिशा में पहला कदम भी कोई नहीं ले रहा ना। जी। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया में फास्ट रिजल्ट्स के कारण से यहाँ भी वो फास्ट रिजल्ट नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो, मैं उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। जी। इसी में एक और सवाल जो है सर, मतलब नागरिक जैसे हिंदुस्तान में जो ख़ास करके हुआ, वहाँ पे लोग एकदम डट के कह रहे थे हम गांधीवादी हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं,
भगत सिंह तो फिर लेकिन गांधीवादी है ना, हम जी, गांधीवादी बहुत हैं, स्ट्रांगली बोले थे। भीमराव अंबेडकर के हम मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, मारो पीटो। तो ये जो मतलब क्षणिक के है ना, जो रिजल्ट की तलाश में या इंस्पिरेशन भी जो क्षणिक हो रहा है, ऐसे में ये जो नागरिक चेतना है, सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, लोकतंत्र के तई जो है अपनी कठोर एक जो है खड़े रहना की जो ये सारी जो बातें हैं सर, ये जो है इसको टिकाऊ बनाने के लिए जो है अब आने वाले दिनों में किस तरह का काम होना चाहिए? देखिए, नौजवानों को से कोई ये बात नहीं कर रहे हैं। जी। जो मेरा पोता है, अब 8 साल का हो गया, मैं उनको देखता हूँ बड़े होते हुए, और मैं फिर सोचता हूँ कि मैं इतना सौभाग्य मेरा था कि मैं एक अलग हिंदुस्तान में बड़ा हुआ, जहाँ आदर्श थे। मतलब एक उम्मीद थी, हम बेहतर समाज बनाएंगे, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहन जैसे रहेंगे, जहाँ गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वो कम होगा। ये सारी उम्मीदें हमारे उस वक्त थी। वो उम्मीदें बिल्कुल टूट सी बिखर गई हैं। तो अब उम्मीद यहाँ है कि आपको आईफोन का अगला वर्जन कब मिलेगा, वहाँ तक आपकी उम्मीदें सीमित हो गई हैं। आप नफ़रत अपने माँ बाप से सीख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, आपके फिल्मों से सीख रहे हैं, आपके नेताओं से सीख रहे हैं, कई बार अपने टीचर्स से सीख रहे हैं। इस सब के बावजूद में मुझे जो मैंने बहुत क्लोजली जो नौजवानों को देखा इंडिया में, मुझे लगा था कि एक बहुत गहराई तक गांधी जी का अहिंसा की मूल भावना वो समझ पा रहे थे, और उसके बारे में बार बार बात भी कर रहे थे। और बाबा साहब का जो संविधान, आपके हक, इसको भी वो समझ पा रहे थे। और भगत सिंह से बेसिकली कि एक नौजवान इतना साहस दिखा सकता है, उससे भी वो प्रेरणा ले रहे थे। तो मेरी उम्मीद बहुत बढ़ी उनको देखते हुए। नौजवान जैसे सत्याग्रह, इसलिए मैंने जो आज लेख लिखा, मैंने उसको कहा इंस्टाग्राम युग का सत्याग्रह जी। इंडिया में हुआ। तो कई दोस्त कह रहे थे इसको सत्याग्रह आप कह पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। सत्याग्रह मूल रूप में क्या था कि आप एक जुल्म करने वाले सरकार के सामने अपनी साहस और अपनी अहिंसा लेके आप आगे बढ़ें, जी। और ना नफरत ना हिंसा से आप उसका जवाब दें। मुझे लग रहा था हमारे नौजवान बार बार ये कर रहे थे। साहस इतनी कि आप पिटे, जी। और एक दिन बाद आप सब वापस आ गए उसी जगह पे और पिटने के लिए। एक विजुअल में देख रहा था, एक लड़का, मतलब पुलिस उनको पीट रहा था, वो अपने घुटनों पे गया, ऐसे हाथ जोड़ा, सर झुकाया, कहा और पीटो। सत्याग्रह यही है। मतलब जो हम सुनते हैं आज़ादी की लड़ाई में, एक लाइन आती थी पीटते थे, दूसरी लाइन आती थी उसको पीटते थे, फिर तीसरी लाइन आते थे, कोई भाग नहीं रहा था। वो साहस उन्होंने दिखाई, और वो अहिंसा भी हमारे नौजवानों ने दिखाई। उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। इंस्टाग्राम युग के उसमें हाँ मजाक है, ये करें, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। गांधी जी भी कम मजाक नहीं करते थे, वो भी अपने तरीके से, उनका भी मजाक भी बहुत था। अब वो कह रहे हैं जब अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ी जो हुकूमत में वो राजा को मिलने गए थे, तो अपना लंगोट और वो लेके गए थे, तो उनने कहा कि यार यही पहन के आप कैसे जा रहे हैं राजा से मिलने? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राजा इतना पहन रहे हैं कि हम दोनों के लिए काफ़ी है। मतलब इस तरह का मजाक भी वो करते थे। मुझे लगता है, मेरी कल्पना है कि उनको मज़ा आता इन मजाकों में। थोड़ा जो सेक्सुअलाइज था शायद वो थोड़ा सा उसमें झिझक जाते, पर बहुत सारा मजाक उनको भी सही लगता है। जी सर, आपने बातों के दरमियान जो है बहुत सारी उम्मीद नई पीढ़ी को लेके, चिंता जो है आपका क्या है? चिंता बहुत है। चिंता यही है कि वही जो मैंने नफ़रत का ज़हर बताया,
किस हद तक इन नौजवानों की आत्मा में ये घुस गई है, उसी की चिंता है। और दूसरा कि अगर आगे की पीढ़ी और सरकार अभी भी उनके लिए कुछ नहीं करती है, ना नौकरियों के लिए, ना शिक्षा व्यवस्था के लिए, तो वो उनमें जो उन्होंने जो उम्मीद जगाई है, उसके काबिल तो बने। जी। देश हमारे नौजवानों के काबिल बन पाए, ये मेरी चिंता है। सर एक चीज़ जो है मतलब लोकतंत्र में, या आप बेहतर इसको मतलब डिकोड कर सकते हैं, याददाश्त जो है, लोगों के पास याददाश्त का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है भूलते जा रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। इस याददाश्त को लेके जो है आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र को बचाने के लिए याददाश्त का होना ज़रूरी है। नहीं, वो भी आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि इतिहास इसलिए ज़रूरी है, इतिहास पढ़ना। लेकिन हमें क्या इतिहास सिखाया जा रहा है? मतलब इतना विचित्र है इंडिया में। वो या तो बता रहे हैं कि जो पूरा मध्यकाल था जहाँ पे मुसलमान राजा थे, वो बिल्कुल जुल्म और अहंकार का युग था, जी। और उसको पढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो किसी एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा कि अब अगली बार कोई ताजमहल आएगा तो लोग कहेंगे ये किसने बनाया, तो कहेंगे यहाँ वो PWD के लोग थे, उन्होंने शायद बनाया होगा। मतलब आप एक पूरे काल को मिटा रहे हैं। अकबर ने जिस तरह से सभी मजहबों को जगह दी, बहुत सारी चीज़ें हुई। अंग्रेज़ क्यों आए हिंदुस्तान? अगर वो इतना इतना गरीब पीड़ित इलाका था, वहाँ यहाँ पे हमारी GDP सबसे दुनिया में सबसे हाई थी। ये इन 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 राजाओं के दौरान। तो मुझे लगता है कि इतिहास और आज़ादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई, गांधी जी की हत्या क्यों हुई, किसने की, किन मुद्दों पे ये लड़ाई हुई, RSS जैसे संगठनों की क्या भूमिका थी, आप पूरा उल्टा रहे हैं। एक एक नया मनगढ़ंत इतिहास को सामने रख रहे हैं। हमारे जो जब ये स्ट्रगल हुआ था नौजवानों का, तो उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों को पकड़ के थानों में भर रहे थे। मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे वकील उन जगहों में गए, और बड़ी संख्या में जामिया के पास जो थाना था वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे। तो एक पुलिस वाले ने, मेरी बेटी भी वकील है, उसको लीड करती हैं, तो उन्होंने उनको कहा बहुत नाराज़ होके, पुलिस वाले ने कहा आखिर हमें तो आज़ादी, तो असली आज़ादी तो 2014 में मिली। जो ये RSS वाले कह रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि हमारी असली गुलामी तो मुसलमानों के खिलाफ है, उनको सामने करने वाला हमें 2014 में ये 56 इंच वाले छाती के का ये लीडर मिला, इसलिए प्राय वो कहते हैं असली आज़ादी हमें 2014 में मिली। तो मेरी बेटी ने उनको जवाब दिया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उससे पहले तो आप गुलाम थे, संविधान के गुलाम, और उस गुलामी से अब आप अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अतीत को याद करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अतीत में जुल्म भी था, गैर बराबरी भी थी, जाति का, महिला शोषण था, और अच्छी चीज़ें भी थी। उस सब से हमें सीखना है और याद रखना है। मुझे खास करके मुझे लगता है कि वो दौर जब हमें आज़ादी मिली, किस तरह से मेरे देश में हमारे जो नेता थे, उन्होंने माना कि ये देश सबका होगा, इसमें हर मज़हब के लोगों का बराबर का, वो फैसला कितनी साहसी थी, किस परिस्थितियों में वो हमने किया। और उसका पहले 1-2 दशकों में नेहरू जी के होते हुए ये एक पूरा इतिहास है हिंदू मुस्लिम एकता का, जो वक्त रहा।
उस दौर को याद करना बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है। एक हिंदी फ़िल्मों में पता नहीं एक अजीब सा नया इतिहास वो रच रहे हैं जो नफ़रत पर आधारित है। इसलिए आप सही कह रहे हैं कि इतिहास को याद करना, पूर्व को याद करना बहुत ज़रूरी है। जी, हम लोग सर आखिर उसमें हैं, मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। सर आप आईपीएस अधिकारी, आईएएस। आईएएस अधिकारी, हुँ। उसके बाद में बहुत सारी किताबों के लेखक और फिर पिछले दिनों में आप कारवाने मोहब्बत जो है अभियान चला रहे हैं। ये क्या है? देखिए, मोदी काल में उसका अगर एक प्रतीक है वो है लिंचिंग। जी, लिंचिंग का शब्द एक्चुअली हिंदुस्तानी भाषाओं में है भी नहीं, क्योंकि पहली बार हम ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है कि एक प्रायः मुस्लिम, कभी कभी दलित आदमी को पकड़ लेते हैं जो निहत्था है, उस पे कहते हैं कि तुम गाय काट रहे थे या तुम लव जहाद कर रहे थे, या कहीं कहीं अब ज़रूरत भी नहीं है, बस आप मुसलमान हैं। उसको भीड़ घेर के धीरे धीरे पीट पीट के तड़पा तड़पा के उसको मारते हैं और उसको पूरा वीडियो टेप करते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे जब बहुत खून बह जाता है तो आखिरी वक्त में वो तड़प के वो कहते हैं पानी तो दे दो मुझे, हम कहते हैं पानी भी नहीं देंगे। उस हालत में फिर वो बेहोश हो जाता है, मर जाता है, और उसको आप वीडियो टेप कर रहे हैं और फिर लाखों लोगों में उसको बांट रहे हैं। ये ये बस हिंसा नहीं है, ये नफरती हिंसा तक भी नहीं है, ये नफरती हिंसा का एक किस्म का सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन है, एक जी, थिएटर आप कर रहे हैं। मुझे लगा कि इसका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मतलब इन लिंचिंग्स का ज़्यादा संख्या नहीं है लेकिन इसका प्रभाव इतना है। मतलब एक लड़के जो जुनैद का दिल्ली के पास किसी ट्रेन में पीट पीट के हत्या हुई। अब पूरे देश में मुसलमान नौजवान मुझे बताते हैं कि ट्रेन में जाने में डर लगता है हमें। माँ कहती है मैं फ़ोन करूँ सलाम अलैकुम नहीं कहना, किसी को पता नहीं चले कि तुम मुसलमान हो, किसी बातचीत में शामिल नहीं होना, खाना नहीं बांटना, वगैरह वगैरह। अब ये असर है लिंचिंग का। तो अ, मैंने तय किया कि इसका जवाब समाज को भी देना ज़रूरी है, और ये सीखा है गांधी जी से कि नफ़रत का जवाब अगर हम नफ़रत से देंगे तो नफ़रत ही और गहरा हो। अंधेरे का जवाब आप कहेंगे कि आपने मेरा घर अंधेरा कर दिया, मैं बाकी सबका भी अंधेरा कर दूंगा, तो अंधेरा ही गहरा होगा। उस जी, सबके बड़ी से बड़ी आंधी के बीच में क्या आप एक दिया जला सकते हैं, निकल सकते हैं? ये हमारे सामने चुनौती थी। तो इसलिए मैं उस वक्त मेरा कॉलम था इंडियन एक्सप्रेस में, आई थिंक, वहाँ मैंने लिखा कि मैं एक एक मोहब्बत का कारवां शुरू करना चाहता हूँ, और हर घर जहाँ पे किसी का लिंचिंग हुआ है हम लोग मिल के जाएँ और 4 चीज़ें उनको कहें। एक कि आपके दर्द आपका ही नहीं, हम बहुत दिल से आपके दर्द में शामिल हैं। दूसरा कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ये देश इस हालत में पहुँचे। तीसरा कि हम वादा करते हैं कि कुछ भी हो, आपके ज़िंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़ने में, इंसाफ की लड़ाई में हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, सालों साल तक हम साथ रहेंगे। और चौथा कि हम आपकी कहानी बताएंगे। तो इस 2017 में इसकी घोषणा हुई, कई लोग इकट्ठा हुए, हम लोग निकले, लेकिन मैंने देखा कि इसका असर इतना था। एक तरफ कि सरकार को मानना पड़ा कि लिंचिंग है, समाज भी पहचानने लगे, लेकिन दूसरी तरफ उस समाज के लोगों के लिए जैसे नफ़रत का एक एक सेलिब्रेशन था, वैसे मोहब्बत भी एक 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 बहुत बड़ा एक किस्म सेलिब्रेशन, तो गलत सही शब्द नहीं है, लेकिन हम मिल के खुल के जी, आ रहे हैं। तो वो अभियान शुरू हुआ और लगभग 100 ऐसी यात्राएं हुई हैं देश के हर कोने तक, और उन परिवारों से आज तक हम लोग रिश्ता बनाए हुए हैं। पेंशन देते 8-8 9-9 साल निकल गए हैं, लगभग 150 उनके केसेस लड़ रहे हैं अलग जगहों में। इसका उन परिवारों के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन पूरे समाज
को प्रतीकात्मक तौर पे इस नफ़रत के दौर में जो डर उससे निकलने में ये बहुत सहायक हुई है। ये एक कोई संगठन नहीं है, मैं तो मानता हूँ बहुत सारे लोग अलग तरीक़ों से जो भी नफ़रत का सामना कर रहे हैं, वो इस कारवां का हिस्सा है। और क्योंकि सरकार अब मेरे खिलाफ़ इतना हर किस्म के अपराध, हर किस्म का ये मैं कहीं से फ़ंड्स वग़ैरह नहीं मिल सकते, लेकिन लोग भेजते हैं, हर महीने लोग भेजते हैं ताकि ये पेंशन्स भी जा पाएँ या ये काम भी चल पाए। तो ये हम सब इस कारवां का हिस्सा हैं। जी सर, आपने एक किताब जो है लिखी है सर, पार्टीशन ऑफ द हार्ट, है ना? उसमें मतलब विभाजन जो है उस सारी चीज़ों के बारे में बात किए हैं। अभी जेन ज़ी या नया पीढ़ी जो है एल्गोरिदम से बहुत सारा चीज़ जो है आगे बढ़ा रहा है, वहाँ से वो डाइवर्ट हो रहा है। तो ये आने वाले दिनों में जो है सर, ये आर्थिक असमानता, उसके बाद में सामाजिक ध्रुवीकरण और इस नफ़रत की जो बाज़ार, ये डिजिटल में एल्गोरिदम में जो है ये हिंसा वाली बात बहुत ज़्यादा जो है फैल रिच, जाती है, नफ़रत वहाँ की पे बात बहुत बहुत फैल ज़्यादा जाती बढ़ती है। तो इस चीज़ को जो है विभाजन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? इस चीज़ का चैलेंज जो है कैसे हम लोग? देखिए, अभी जो अ अ, नौजवानों का आंदोलन इंडिया में चला था, जी, ये सिर्फ़ इंटरनेट पे नहीं चला था। जी, जब तक लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, ऑफ़लाइन नहीं इकट्ठा हुए, या मतलब आप जिस तरह से हम देख रहे थे कि आप साथ वाले को जानते नहीं थे, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, लेकिन जब पुलिस का वार पड़ा, आपने उसको बचाया। जी, जब लोग इकट्ठा होके, मतलब उस सब के बावजूद इकट्ठा होके हँसी मज़ाक किया, नाच गाना किया, ये ऑफ़लाइन हुआ। जी, और हमें लगता है कि अ, इंटरनेट ने में लोगों को बाँटने की भी संभावना बहुत है, लेकिन लोगों को जोड़ने की भी जी, संभावना उसमें है। उसी का इस्तेमाल मोहब्बत की बात को फैलाने के लिए क्यों नहीं हम कर सकते हैं? जी, हम लोग जो मैंने उस किताब का नाम पार्टीशंस ऑफ द हार्ट इसलिए लिखा कि एक बँटवारा हमने अपने देश में देखा। जी, 10 लाख लोगों ने एक दूसरे की कत्ल किया, 1.5 करोड़ लोग घर से बेवतन हो गए। उसकी पीड़ा आज तक भी हम झेल रहे हैं। आज हम लाखों बँटवारे देख रहे हैं दिलों के बीच में, और उसका सामना आपके घरों के अंदर, आपके माँ-बाप से, आपके दोस्तों से, आपके काम करने वाले साथियों से, आपके सोशल मीडिया में, आपके क्लासरूम में, आपके टीचर, आपके फ़िल्म स्टार, आपके अनफॉर्चुनेट क्रिकेट स्टार, सभी तो से आपके नेता सबसे ज़्यादा, आप उनसे जब नफ़रत देख रहे हैं, आपका जवाब है कि नहीं? हर पार्टीशन को अब जी। हमें सामना करना पड़ रहा है। वो ऑनलाइन भी करना होगा, लेकिन बहुत हद तक ऑफ़लाइन भी करना होगा। और ये समझना ज़रूरी है कि असली दुनिया तो इंटरनेट के बाहर है। जी। अभी सर लास्ट सवाल, लास्ट में हम लोग हैं। जैसे अभी यहाँ नेपाल में जो जेन ज़ी एक्टिविस्ट लोग आए, बहुत सारे लोग जो है लीगल अवेयरनेस फैला रहे हैं। अभी यहाँ बगल में जो है सुकुम्बासी बस्ती है, उसको उजाड़ा गया। जी। तो लोग जब सवाल उठा रहे हैं, नए पीढ़ी के लोग, तो वहाँ गालियाँ अभी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कमेंट में जो है बहुत ही हेट स्पीच, उनको थ्रेट, गालियाँ अभी मतलब इस स्टेज पे अभी हमारा नेपाल में जो है सोशल मीडिया का उस हिसाब से ग्रूमिंग हो रहा है। हुँ, और आज रात ही में जो है एक एक्टिविस्ट मुझे फ़ोन करके रो रही थीं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, कमेंट में इस या तरह से गालियाँ दे रही हैं। हम लोग जब बचपन में थे, जब आगे बढ़ रहे थे, तो उस वक़्त माओइस्ट आंदोलन चल रहा था, और जब वो आंदोलन ट्रैक से बाहर जा रहा था गाँव घर में, तो लोग बंदूक लेके घर पे पहुँच रहे थे, खाना बनाओ नहीं तो ये करेंगे। आज ये दो, माओवादियों का। जी, माओवादी लोग। अभी जो लोग सोशल मीडिया ही से थ्रेट महसूस कर रहे हैं, वहाँ से गालियाँ दे रहे हैं। तो जो इस तरह के काम कर रहे हैं एक्टिविस्ट लोग, अधिकार कर्मी लोग, अ, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आज सुबह एक्चुअली 2 नौजवान आपके यहाँ मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे कि जी, हम अच्छी बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम नफ़रत या गैर बराबरी या सरकारी
सरकार की जुल्म के सामने जब आवाज़ उठाते हैं, इतना नफ़रत थ्रेट्स हमें सोशल मीडिया में दिखता है। मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है, जी, और महिला होकर और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सेक्सुअलाइज्ड आपको थ्रेट्स मिलते हैं। मैंने इसको अब 2002 के बाद निरंतर झेला है, बहुत झेला है। और मैं मतलब ईमानदार नहीं होऊंगा अगर मैं कहूँ कि मुझे बुरा नहीं लगता है। ज़रूर उसको पढ़ के मैं भी समझना, यार क्या ये बोल सकते हैं, क्या ये भी क्या है, और पूरा झूठ और नफरत। लेकिन मैंने ये ढूंढा है कि इस वो क्या चाहते हैं जी, कि आप दब जाएं, अपनी ज़ुबान को आप बंद कर लें, वही इनकी जीत होगी। तो इसलिए जब फैज़ अहमद फैज़ ने कहा बोल के लब आज़ाद है, जी, अपने लब को आज़ाद रखिए सबके बावजूद में। उनकी उनका जो नफ़रत है उसको देखिए, लेकिन उसको अपने अंदर इंटरनलाइज़ नहीं, जी, घुसने नहीं दीजिएगा। जी, उसका जवाब भी उस नफ़रत से नहीं दें। तो अब मैं तो अब मुँह खोलता हूँ किसी चीज़ पे भी तो खूब सारे नफ़रत आ जाते हैं, और कई अजीब-अजीब सी चीज़ें आती हैं। अब मैं मोस्टली पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं देखता हूँ, अच्छा आउट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट आजकल क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। जी, देख रहा हूँ मुश्किल, इस वक़्त इस जगह पे पहुँचना भी मेरे लिए मुश्किल था। ऐसा नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, जी, वो आपके हौसले को और आपकी ज़ुबान को और आपकी अच्छाई को ख़त्म नहीं कर पाएँ। इन तीनों को अगर आप वो वो उनकी कामयाबी होगी, आपकी हार। जी, तो इस सब के बावजूद भी हौसला, हिम्मत और अच्छाई, सब कुछ को कायम रखना ज़रूरी है। जी। मैं कई बार कहा कि आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, लास्ट में है, लेकिन मैं सवाल पूछते जा रहा हूँ। लेकिन ये अब जो है सर आखिरी ही है। ये सर जब राज्य जो है जैसे लोकतंत्र में जन निर्वाचित बहुमत की जब सरकार आती है, और जैसे अभी नेपाल में जो है बहुत सारे हमारे पार्लियामेंट में जो लोग हैं, नए लोग आए हुए हैं, जिनकी बहुत एक लंबी डेमोक्रेसी की एक्सरसाइज़ या आंदोलन का एक्सरसाइज़ नहीं है। नौजवान बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग बहुत कम मेहनत किए हैं और यहाँ पोस्ट पहुँच पे गए। पहुँच गए हैं, और बहुमत की भी सरकार है। उनकी भाषा जब देखी जाए तो उसमें एक जो है अथॉरिटेरियनिज़्म की टेंडेंसी जो है बढ़ती दिख रही हुई है। दिखती है। नेपाल को जो है अभी जो है सिविल सोसाइटी के इस हिसाब से यहाँ का स्पेस थोड़ा चौड़ा है, बड़ा है कहा जाता था। हुँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो है हम लोग को ये महसूस होता है वो कि भी वो कम। कम होते जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम मैं नहीं बात करूँगा, मैं मीडिया में बात नहीं करूँगा, कैमरा हटाओ उसके बाद मैं बात करूँगा। अभी बहुत सारे लोग जो है सिग्नल जो ऐप है वहाँ पे आ रहे हैं हुँ, धीरे-धीरे। तो ऐसे सिचुएशंस में नागरिक समाज जिस तरह से आप कारवाने मोहब्बत लेके अभी निकले। लोगों से मिल रहे हैं, हुँ, तो ऐसे सिचुएशंस में लेखक का, राइटर्स का, नागरिक समाज के अभियंता लोगों का और उम, पूर्व प्रशासनिक जो है अधिकारी लोगों का, ये सब मतलब ज़िम्मेदारी कैसे बढ़ती जा रही है? हुँ। और हम लोगों को, यहाँ के लोगों को जो है कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आपका जो है संदेश क्या होगा? आई थिंक 3 चीज़ें मैं कहना जी, चाह रहा हूँ। एक, अ, सच बोलने की हिम्मत रखिए। जी, बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, मार्टिन लूथर किंग जैसे कहे कि अंत में हम अपने दुश्मनों की बातों को याद नहीं करेंगे, अपने दोस्तों की खामोशी को याद करेंगे। उस खामोशी से बचिए, अपने आप को सेल्फ सेंसर नहीं करिए। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अ, जो लोग रहनुमाई कर रहे हैं अलग-अलग तरीकों से, सच ज़रूर बोलने की हिम्मत रखें। और जो जी, आपने कहा था कि जो नौजवान आए हैं, मुझे तो बहुत खुशी है अगर नौजवान बड़ी संख्या में
सरकार में आए। कई जगहों में मैं, जैसिंडा आर्डेन थी जो न्यूजीलैंड में 35 साल की प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में मुझे वो उनसे बेहतर कई तरीक़ों में ये देखा। नौजवान आए, जी। लेकिन ये जो और जो एक विश्वास, यकीन, सच्चाई, समानता, बराबरी, सबके लिए इंसाफ, मज़हब की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी, इस माहौल को हमें बनाए रखना है। इसमें जिन लोगों को समाज के अंदर जिनकी बात सुनी जाती है, उनको ये इस वक्त नहीं चुप रहे हैं, इस वक्त बोलें, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा 3 बातें पर जवाब जी। दें। एक दूसरी बात है कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से ना दें, उससे नफ़रत ही गहरा होगा। एक नए किस्म का डिस्कोर्स और नए किस्म का एक्शन, नए किस्म का रेजिस्टेंस। कानूनी मोहब्बत, कई लोग उसको अभी मूवमेंट नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें वो नहीं दिख रहा है जो हम सामान्य तौर पे, लेकिन जब आपके यहाँ एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को मारा जा रहा था, जो लोग उनके साथ खड़े हुए वो रेजिस्टेंस कर रहे थे, वो एक मूवमेंट का हिस्सा है। जी। वो एक अलग किस्म का डिस्कोर्स जो नफ़रत पर आधारित, नफ़रत का जवाब हम नफ़रत से देंगे नहीं, हम अपने मूल्यों के, अपने वैल्यूज़ के, उसमें बराबरी होगी, मोहब्बत होगी। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उम्मीद कभी ना छोड़ें। जी। एक नौजवान एक्चुअली जो सीए प्रोटेस्ट में, उनका नाम था आसिफ इकबाल तन्हा। आसिफ तन्हा, जी। वो जेल में रहे और उनका बेल जल्दी हुआ था और उस वक्त हम मास्क भी पहने बाहर निकले, पर निकलने से पहले नो सीए नो एनआरसी पहन के वो जेल से निकले। जब पूरी मीडिया थी, मैंने कहा यार, इसको इतने महीने वो जेल में रहा, बाहर निकलने के फिर भी कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ खड़ा था मैं वहीं खड़ा हूँ। तो मैं उनको जानने के लिए मैंने काफ़ी लंबी बातचीत की, बहुत उम्मीद हुई उनको। अंत में मैंने उनको कहा, इतना कुछ आपके साथ हुआ है, बहुत गरीब बैकग्राउंड से हैं, किस तरह से मेहनत करके वो यूनिवर्सिटी पहुँचे वगैरह, वो पूरा बताया और क्यों ये लड़ाई लड़े। मैंने कहा कि आप क्या नाउमीद कभी हो जाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मायूसी कुफ्र है। जी। इससे तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद रखना एक बहुत हाई पब्लिक ड्यूटी है। It is a very high as an intellectual, as a leader. उम्मीद ज़रूर बनाए रखिए, वो आपका पब्लिक ड्यूटी है। क्योंकि अगर सब बेकार है तो फिर मुझे भी कुछ नहीं करना। लोग सब, हम पैसे बनाएं, अपना कुछ करें, अपने बच्चों को विदेश भेज दें, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ के बावजूद भी कुछ बेहतर हो सकता है तो फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये तीसरा। और चौथा है जिसे फ्रेटर्निटी कहा जा सकता है, जो बंधुता हिंदी में कहते हैं, कि अपने सीने में इतनी जगह रखो कि सारे जहां का दर्द मेरे सीने में हो। कि कोई पिटे, किसी के साथ जुल्म हो, किसी के पैरों पे जंजीर लगे, मुझे लगे कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। ये 4 चीज़ें। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अब ये मतलब काफ़ी दिनों से ख़्वाहिश थी कभी आपसे मुलाकात करें। हमारे भाई साहब भी बोल रहे थे। ये हम हिमाल खबर में, ये हमारा ये पहला जो है नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हिमाल समसामयिक के नाम पे। आपने वक़्त दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।